व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आपको तैयार कर लेना वह है रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। तो यह प्रश्नोत्तर के पहले हमने वैकल्पिक प्रश्नों का भी एक वीडियो बनाया है जिससे आपके 30 नंबरों की तैयारी होने वाली, तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं देखा हो तो नीचे लिंक दे रखिए, उसमें से देख लीजिए जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। तो इसका उत्तर है रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है और इसको सचित्र बनाना है। ठीक है, सचित्र बनाना है इसको। और इसके साथ ही हम लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रुदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष दिए। पहला, परमाणु के बीच का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा, अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कणों का विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा एवं कठोर है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है न्यूरॉन तंत्रिका का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन तंत्रिका का नामांकित चित्र आपकी बुक में है और इस प्रकार से चित्र बनेगा, बहुत ही आसान है। इसके साथ ही इसको नामांकित भी करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोशिकाएं, ये केंद्रक है, डेंड्रॉइड, तंत्रिकाक्ष। तो बहुत आसान चित्र है और आप आसानी से बना लोगे, अधिकतर एग्जाम में आता ही है। के बाद अगला प्रश्न हम तैयार करेंगे, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, सीमाएं क्या है? तो पहली है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, परमाणु किस प्रकार से स्थायी है इसकी व्याख्या नहीं करता है। और दूसरा है, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में गति करते हुए ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी तथा अंत में वह नाभिक में मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये दो सीमाएं हम याद कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो। ठीक है, समस्थानिक की परिभाषा और उसके अनुप्रयोग। तो इसका उत्तर होगा, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ हमें समस्थानिक की परिभाषा लिखनी थी। ठीक है, तो समस्थानिक ऐसे तत्व हैं, ऐसे परमाणु हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, जिसके कारण उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे जो परमाणु है समस्थानिक कहलाते हैं। का उदाहरण है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। तो 1, 2 और 3 ये जो अंतर है ये इनके न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है। इसके बाद है समस्थानिकों के अनुप्रयोग। तो पहला जो अनुप्रयोग मतलब उपयोगी होता है। पहला जो है, कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। दूसरा है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, संयोजकता की परिभाषा। तो इसका उत्तर है, किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। उदाहरण में हम लिखेंगे ऑक्सीजन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 के इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता 2 ही। ठीक है, परमाणु के यह
गुण होता है कि उसके बाहरी कक्ष में वह 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 है, तो उसे 2 और चाहिए, तो 2 उसकी संयोजकता हो गई। इसी प्रकार सिलिकॉन, जिसका प्रतीक SI है, इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वितरण होगा 2, 8 और 4। तो इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस प्रकार इसकी संयोजकता 4 हुई। तो अगला जो प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र आए प्रश्न में, या फिर न्यूरॉन का नामांकित चित्र, दोनों एक ही है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक ही है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो इसका चित्र भी आ सकता है और अंतर वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका अंतर भी हम देख लेंगे, बहुत ही आसान है, आपको याद ही होगा, क्योंकि अंतर वाले महत्वपूर्ण सारे प्रश्न का वीडियो हमने पहले ही बना लिया था। तो पहला अंतर है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। इसके बाद जो अगला चित्र तैयार करना है वह है पादप कोशिका। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो पादप कोशिका का चित्र भी आपने तैयार कर ही रखा होगा, पहले भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे उसमें दोनों ही चित्र बताए थे। तो ये पादप कोशिका का चित्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, हरित लवक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रीय झिल्ली, गोल्जिकाय, हरित लवक यहाँ पर, और लाइसोसोम और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य नाम आपको नामांकित करके चित्र बनाना है। इसी प्रकार अगला चित्र जंतु कोशिका। पादप कोशिका, जंतु कोशिका और न्यूरॉन, ये 3 चित्र आपको तैयार कर लेने हैं एग्जाम के लिए। तो जंतु कोशिका में जो इस प्रकार से चित्र बनेगा, जिसमें केंद्रीय की झिल्ली और लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। गोल्जिकाय है यह, और इन दोनों ही चित्रों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। एरियोलर ऊतक, तो पहला कार्य है 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य है, कोई से भी 2 हम याद कर सकते हैं। 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर। पैरेन्काइमा में हम लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति पतली व कोनों पर मोटी होती है। पैरेन्काइमा में इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसकी भित्ति सेलुलोज व पैक्टिक पदार्थ की बनी होती है। इसके बाद अगला है स्टोमेटा के कार्य। तो पहला कार्य गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में सहायक है, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। इसके बाद अगला प्रश्न, जाइलेम तथा फ्लोएम में अंतर। तो यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जाइलम, जबकि फ्लोएम में यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा अंतर, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोएम में इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो एक तरफ का याद कर लेंगे तो दूसरी तरफ का हमें याद रह जाएगा। जाइलम में हम लिख देंगे निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम एक सजीव ऊतक है। इसके बाद अगला है हृदय पेशी के 3 लक्षण। ठीक है, हृदय पेशी के 3 लक्षण बहुत ही आसान है। तो पहला है, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियों से है और पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। ठीक है, 2 अंतर याद हम कर लेंगे। हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है और पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? तो इसका उत्तर है, क्रोमेटोग्राफी विधि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है।
किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है। इसके बाद अगला है प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। ठीक है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, और उसका उदाहरण है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग, तो पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। पहला प्रयोग है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, और दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। बाद जो अगला प्रश्न है वह अंतर वाला है, और अंतर वाले सारे ही प्रश्न हमने कर लिए थे। उसका वीडियो नीचे लिंक में दे रखा, उसमें से आप देख लीजिए। अंतर वाले प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। तो यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो गुण लिखे। तो ये अंतर ही यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा है भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण है इस्पात एक मिश्र धातु है। ठीक है, इस्पात एक मिश्र धातु है। और इसके बाद अगला प्रश्न है जो हमने पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में करा था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पहला पानी का बर्फ बनना, दूसरा है शक्कर का पानी में घुलना। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में पहला है लोहे पर जंग लगना और दूसरा दूध से दही बनना। तो यह प्रश्न जो है वैकल्पिक में भी आ सकते हैं, तो हमें इनको समझ के तैयार करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न वैकल्पिक या रिक्त स्थान में आ जाते हैं। तो यदि हमें ध्यान होंगे, वह याद होंगे, तो हम उसमें भी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कपूर या अमोनियम क्लोराइड इसका उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निक्षेपण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वपातन का विपरीत है। इसके बाद अगला शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इस प्रकार से हमने 9वीं विज्ञान के पेपर में आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।